हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कलेक्शन इन पाइथन। पाइथन में कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो बेसिकली कलेक्शन जो होते हैं पाइथन में 4 टाइप्स के रहते हैं: लिस्ट, सेट, टपल एंड डिक्शनरी। एंड कुछ और कलेक्शन होते हैं जो कि अल्टरनेटिव होते हैं इनबिल्ट कलेक्शन के, और उनका जैसे कि ऑर्डर डिक्शनरी आता है। तो आइए इसके प्रैक्टिकल लैब देखते हैं और देखते हैं इन्हें किस तरीके से कलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है पाइथन। चलिए अब हम लैब में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं कलेक्शन में दिखाऊंगा कि लिस्ट किस तरीके से काम करती है। जो लिस्ट होती है बेसिकली पाइथन में जो है मल्टीपल आइटम को स्टोर करने के लिए यूज़ करी जाती है, और लिस्ट में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम डिक्शनरी, टपल्स, लिस्ट इज काइंड ऑफ होमोजीनियस कलेक्शन। इसके अंदर किसी भी टाइप का एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। तो इधर हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं। लिस्ट पे इधर मैंने स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू स्टोर करी हुई है। आप चाहो तो इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, आप चाहो तो इसके अंदर कोई नेस्टेड लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो। तो देखते इसे प्रिंट करवाते हैं। तो आप देख लो, लिस्ट सिंपल मैंने प्रिंट करवा दी। तो लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। लिस्ट म्यूटेबल मीन्स कि हम लिस्ट के ऑब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं, हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट को, और इसे एक्सेस भी कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्सिंग। तो सपोज अगर मुझे लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं इधर सिंपल 1, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है, सेकंड एलिमेंट जो है बनाना है, फर्स्ट एलिमेंट है एप्पल। तो इंडेक्सिंग जो लिस्ट की स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। एप्पल की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी। अगर मैं इधर 0 लिख देता हूँ तो एप्पल प्रिंट करवाएगा, राइट। आप देख सकते हैं एप्पल करवाया, राइट। उसके बाद जो हमारा डेटा कलेक्शन होता है, डेटा टाइप होता है टपल होता है। टपल में जो है ब्रेसेस अलग टाइप के होते हैं, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट थे। और टपल जो होता है हमारा इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मीन्स कि हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार वो क्रिएट हो गया तो हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लिस्ट और टपल में डिफरेंस। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि टपल हमारा मॉडिफाई नहीं हो सकता। टपल इज इम्यूटेबल मीन्स कि हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अभी अगर मैं टपल में कुछ आइटम ऐड करना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ, रिमूव करना चाहूँ, नहीं कर सकता। टपल भी हमारा इस तरीके से मैंने इसे प्रिंट करवा दिया। अगर इसमें आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो आप इधर उसका इंडेक्स पास कर सकते हो। इसमें भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर मैं 0 प्रिंट करूँगा तो इसने एप्पल प्रिंट करवा दिया, राइट। अब इसके बाद आता है सेट। जो सेट होता है वो हमारा अनऑर्डर्ड होता है। इट इज़ नॉट ए इंडेक्स, डन नॉट हैव डुप्लीकेट एंट्री एज वेल। तो सेट हमारा अनचेंजेबल होता है, अनऑर्डर्ड होता है। मतलब कि सेट को भी हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, और ना ही इसमें कोई इंडेक्सिंग होती है। अगर हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें इंडिविजुअली तो वो हम नहीं कर सकते। सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती। अगर मैंने सेट बनाया, इसमें एप्पल आप देख रहे हो 2 टाइम्स है, मैंगो बनाना 2 टाइम्स है, और अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँगा तो आप देख सकते हो कि इसमें मैंगो एप्पल बनाना ओनली 1 टाइम जो है प्रिंट करवाया। तो बनाना 2 टाइम्स था, इसलिए इसे डुप्लीकेट एंट्री रिमूव कर दी। इसके बाद जो हमारा डेटा कलेक्शन आता है वो होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी हमारा की वैल्यू फॉर्म में स्टोर होता है, की वैल्यू फॉर्म में स्टोर होता है। एंड डिक्शनरी में जो होता है हमारा ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यू होता है। डिक्शनरी भी हमारा ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड से मतलब ये है कि जो हमारा इंसर्शन ऑर्डर है, जो हमारा जिस ऑर्डर में हम इंसर्ट कर रहे हैं उस ऑर्डर को मेंटेन करेगा। जबकि सेट के साथ ऐसा नहीं था। सेट जो होता है उसमें हमारा ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। इधर आपको दिख रहा होगा कि जब मैंने सेट को प्रिंट करवाया तो पहले मैंगो प्रिंट हुआ, फिर एप्पल और फिर बनाना प्रिंट हुआ, राइट। बट डिक्शनरी हमारा ऑर्डर्ड होता है। तो हम देखते हैं इसे। तो आप देख लो 1 2 3 फिर ऑर्डर में प्रिंट करा है डिक्शनरी को। एंड ये जो ऑर्डर्ड है ये भी आई थिंक 3.7 वर्जन से आया है। उससे पहले डिक्शनरी हमारा ऑर्डर्ड नहीं होता था, इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता था, बट अब करता है। तो इसमें जो है की वैल्यू फॉर्म में हम लोग स्टोर करवाते हैं।
इसमें हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स की। सपोज मेरे को सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट को एक्सेस करना है जिसकी वैल्यू पी क्यू आर है, तो मैं सिंपल इधर 2 लिख दूंगा एंड इट्स प्रिंट पी क्यू आर। नाउ ये मेरे सिंपल 4 टाइप ऑफ कलेक्शन मैंने आपको बताए, बट इसके अलावा भी पाइथन के कुछ और कलेक्शन भी होते हैं जो कि प्री डिफाइंड कलेक्शन से अलग होते हैं, जैसे कि नेम टपल, ये सब काइंड ऑफ एक कलेक्शन मॉड्यूल के अंदर आते हैं। तो इसमें आपके नेम टपल, ऑर्डर डिक्शनरी, डी क्यू, ये सब आते हैं। तो मैं दिखाता हूँ इन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये भी इंटरव्यू में काफ़ी पूछे जाते हैं। नेम टपल जो होता है ये हमेशा नेम्ड एंट्री रिटर्न कर देता है। सपोज मैंने नेम टपल को इंपोर्ट करा कलेक्शन मॉड्यूल से, इस नेम टपल के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया EMP डिटेल। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैंने पास करी वैल्यू ई नेम, EID एंड सैलरी, राइट। अब मैंने ये 3 एंट्री इसमें पास कर दी है। अब इस ऑब्जेक्ट को कॉल करके मुझे इसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। सपोज मैंने एलेक्स, ई नेम में एलेक्स पास कर दिया, एम्प्लॉय ID में 10 और सैलरी में 10,000। अगर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखो ये कैसे प्रिंट करता है। इसलिए एलेक्स, EID 10, सैलरी प्रिंट कर दी। और तो आप देख सकते हो कि इसमें बेसिकली क्या करा है, टपल के फॉर्म में इसने वैल्यू को प्रिंट करा है, और जो वैल्यू है मैंने उनका एक तरीके से नेम असाइन कर दिया। जैसे कि एलेक्स है तो एलेक्स को मैंने एक कॉलम असाइन कर दिया, की असाइन कर दी ई नेम, 10 को मैंने की असाइन कर दी EID, और सैलरी को मैंने की असाइन कर दी 1000 को मैंने की असाइन कर दी सैलरी, राइट। तो इस तरीके से हम टपल को एक तरीके से नेम्ड एंट्री के फॉर्म में वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। एक जब टपल इंडिविजुअल होता है, नॉर्मली हमने देखा की वैल्यू पेयर डिक्शनरी में होता है, बट अगर आपको एक नेम्ड एंट्री बनानी है, मतलब एक पर्टिकुलर नेम को एसोसिएट करना है एक पर्टिकुलर एंट्री से, तो हम नेम्ड टपल का यूज़ करते हैं जो कि टपल को नेमिंग कर देता है, राइट। अगर आप इसका कोई इंडिविजुअल आइटम भी एक्सेस करना चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे कि s.ename अगर मैं करूँगा तो ये मेरा पर्टिकुलर ENAME प्रिंट करवा देगा। तो इसने एलेक्स को प्रिंट करवा दिया। चलिए मैं सेकंड मैथ फंक्शन पे बात करते हैं, डी क्यू जो होता है ये भी एक तरीके का कलेक्शन का ही हमारा मेथड होता है। तो डी क्यू को यूज़ करके हम लोग पर्टिकुलर लिस्ट में दोनों साइड से इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर मेरे को पर्टिकुलर लिस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ अपेंड करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ। अगर मुझे बिगिनिंग ऑफ द क्यू में इंसर्ट करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ, और एंड में कुछ अपेंड करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ। तो आप देख रहे हो कि मैंने एक इधर सिंपल डी क्यू लिया, डी क्यू के अंदर मैंने अपनी लिस्ट पास करी, और इस लिस्ट में अगर मैं एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ सैलरी, तो जब मैं इस वैल्यू को ऐड करता हूँ सैलरी को, तो आप देख लें किस तरीके से प्रिंट करता है। तो इसलिए सैलरी को एंड में इंसर्ट करवा दिया, और ये क्या करता है, जो डी क्यू होता है एक एलिमेंट को एक बार में इंसर्ट करवाता है, और इसी तरीके से हमने अपेंड का यूज़ करके लास्ट में सेल को ऐड करवा दिया। और मैं चाहता हूँ कि मैं बिगनिंग में किसी एलिमेंट को ऐड करवाऊँ, तो उसके लिए मेथड होता है अपेंड लेफ्ट, ये भी क्यू क्लास का मेथड होता है। अब मैंने क्यू डॉट अपेंड लेफ्ट करा, अब मैं दोबारा से क्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो आप देखो 6 इसने बिगनिंग में अपेंड कर दिया, एंड सैलरी जो थी मेरी सेल कॉलम जो था उसने उसे एंड में अपेंड कर दिया। तो डी क्यू एक ऑप्टिमाइज्ड वे है जिससे आप बड़ी स्पीड से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को बिगनिंग में या एंड में कंटेनर के किसी भी साइड में इंसर्ट करवा सकते हो, राइट। कलेक्शन के किसी भी साइड में आप इंसर्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट है चैन मैप। ओके, सो चैन मैप का काम क्या होता है कि हम इसमें मल्टीपल डिक्शनरी पास करते हैं, और ये मल्टीपल डिक्शनरी को आपस में ज्वाइन करके चैन बना के एक सिंगल लिस्ट हमें दे देता है। तो सिंपल मैंने इधर 3 डिक्शनरी बना दी, D1, D2, D3। अब इन तीनों डिक्शनरी को मैंने चैन मैप के अंदर पास किया, तो ये तीनों का आपस में मर्ज कर देगा और एक लिस्ट में असाइन कर देगा। तो आप देख सकते हो चैन मैप के अंदर ये तीनों आपस में लिंक हो गए हैं, आपस में ज्वाइन हो गए हैं काइंड ऑफ। नेक्स्ट है काउंटर सिंपल हमारा, मतलब काउंटर भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो अगर हमारे लिस्ट में कोई मल्टीपल आइटम है और हम चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल आइटम का काउंट हमारे पास आ जाए,
तो उसके लिए हम काउंटर क्लास का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो जो पहला एग्जाम्पल है उसमें मैंने p 2 टाइम्स है, r देन q 3 टाइम्स है, और इसको मैंने काउंटर के अंदर पास करा लिस्ट a को। और अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो लिस्ट a ने जो प्रिंट करा, अगर मैंने लिस्ट a को सॉरी ओके जस्ट वेट, तो आप देखेंगे लिस्ट ए को जब मैंने पास करा काउंटर में और उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया, तो फिर देखिए q 3 टाइम्स, p 2 टाइम्स, r 1 टाइम्स रिटर्न कर दिया। तो इसलिए इन पर्टिकुलर आइटम का काउंट रिटर्न कर दिया, वो आप देख सकते हैं, राइट। इसी तरीके से मैंने इधर जो है 2 न्यूमेरिक वैल्यू भी पास करी मल्टीपल टाइम्स, तो अपने सबका काउंट दे दिया कि 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, और 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो काउंटर हमारा लिस्ट के अंदर अगर आपके एलिमेंट की मल्टीपल अकरेंस है तो उन्हें काउंट करके रिटर्न दे देता है वैल्यू। देन उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर डिक्शनरी। ऑर्डर डिक्शनरी क्या होता है? ऑर्डर डिक्शनरी एक तरीके का डिक्शनरी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑर्डर डिक्शनरी का काम क्या होता है कि इसमें अगर हम एलिमेंट इंसर्ट करवाते हैं तो वो उनका ऑर्डर रिमेंबर रखता है, उसका ऑर्डर याद रखता है और उसी ऑर्डर में वैल्यू को प्रिंट करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डिक्शनरी जब 3.7 वर्जन से पहले डिक्शनरी हमारी अनऑर्डर्ड होती थी तो तब ये ऑर्डर डिक्शनरी यूज़ होती थी। मगर अब जो वर्जन आ रहे हैं 3.8, 3.7 प्लस, उसमें हमारी डिक्शनरी ऑलरेडी ऑर्डर्ड होती है, तो हमें इस ऑर्डर डिक्शनरी का कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इंसर्शन ऑर्डर को अब हमारी नॉर्मल डिक्शनरी भी मेंटेन करती है। चलिए बट इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने ऑर्डर डिक्शनरी क्रिएट करी, इसके अंदर मैंने एलिमेंट क्रिएट करवाए ABCD और मैं इन्हें प्रिंट करवा रहा हूँ। प्रिंट करवाने का जो तरीका है, मैंने फोर लूप लगा के इसे प्रिंट करवा रहा हूँ, की और वैल्यू दोनों। तो आप देख सकते हो कि इसने की और वैल्यू दोनों जो है प्रिंट कर दिए हैं। की और वैल्यू दोनों इसने प्रिंट कर दी हैं, 100 to 100। बट ऑर्डर डिक्शनरी में कुछ एडिशनल बेनिफिट होते हैं जो कि इसके यूनिक फीचर हैं, जो कि सिंपल डिक्शनरी में नहीं मिलते। जैसे कि इसमें एक मेथड होता है मूव टू एंड। अगर मैं मूव टू एंड मेथड का यूज़ करता हूँ, सपोज मेरी डिक्शनरी AB है और AB में मैं एक एलिमेंट ऐड करता हूँ जो कि मेरा AB में जो मेरा एलिमेंट है A, इसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है लास्ट में मूव हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसे क्या प्रिंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो A मूव टू एंड मैंने यूज़ करा है, तो जो मेरा A एलिमेंट जिसकी वैल्यू 100 थी, वो मेरा पोजीशन उसकी चेंज हो गई जब मैंने अपने डिक्शनरी को प्रिंट करवाया, ऑर्डर डिक्शनरी को प्रिंट करवाया, तो उसमें वो ऑब्जेक्ट एंड में पहुंच गया। तो वो पहले बिगिनिंग में था, अब वो उसकी वैल्यू जो है एंड में पहुंच गई है। तो ये काफ़ी इसका यूनिक फीचर है। सेकेंड फीचर इसमें आता पॉप आइटम। पॉप आइटम आप सिंपल इसके नाम से समझ गए होंगे कि ये पॉप आइटम मीन्स कि जो कि एलिमेंट को रिमूव कर दे। तो जो इसमें पॉप आइटम का फीचर्स है वो लीफो मेथड में काम करता है, मीन्स जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसे वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। तो अभी जो मेरी डिक्शनरी है, अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें जो मेरा A और 100 जो कि पहले मेरी फर्स्ट पोजीशन में था, मैंने उसे एंड में मूव कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि मैं इसे A और 100 को मुझे जो है रिमूव करवाना हो तो मैंने पॉप आइटम कर दिया है। लास्ट में मेरा सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था A100, तो A100 को ये पॉप कर देगा और देन मैं अपनी डिक्शनरी प्रिंट करवाता हूँ। तो आप देखो BCD की वैल्यू प्रिंट करवा दी इसलिए सेकंड टाइम जब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करी, बट इसने जो है रिमूव कर दी A और 100 की वैल्यू। तो इस तरीके से ऑर्डर डिक्शनरी में दो मेथड होते हैं, यूनिक मेथड होते हैं जो कि एक सिंपल डिक्शनरी में नहीं होते। नाउ हमारा जो नेक्स्ट है वो है डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी। डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी जो है उसमें बेसिकली यूज़ ये होता है कि बाई चांस आपने कोई ऐसी की एक्सेस करी जो कि आपकी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में वो आपको एरर नहीं देगा बल्कि उसमें आउटपुट 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने डिक्शनरी बनाई DF के नाम से और
DF में मैंने जो वैल्यू इंसर्ट करवाई उसमें 1 में सैम इंसर्ट करवाया, 2 में यूज्ड, 3 में पाइथन। तो अगर मैं अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने 1 2 3 प्रिंट करवा दिया। बट अगर मैं इसमें एलिमेंट 4 को एक्सेस करता हूँ तो इसने 0 रिटर्न करवा दिया। एलिमेंट 4 नहीं है जब भी इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे दी। अदरवाइज़ अगर आप ऑर्डिनरी सिंपल डिक्शनरी यूज़ करते तो उस केस में आपको की एरर मिल जाता। तो यही था, आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।